गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथी, हम पढ़ रहे थे हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थी उनके बारे में हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था। और इसके साथ मैंने आपको हरियाणा का जो करंट अफेयर है उसकी भी शुरुआत पिछली क्लासों में कर दी थी। तो आज अपने उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले 2-3 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई, तो उसका रीजन ये था कि जो हमारा अपडेटेड सिलेबस आया है ईवीएस है और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के कुछ सेक्शन इन्होंने अपने सिलेबस में डाले हैं, तो उन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे थे। बहुत जल्दी ही बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ है मैं आपके सामने ईवीएस, डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स है वो तीनों क्लासेस शुरू होने जा रही है। अब देखो, बहुत सारे साथी हैं जो हमारे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम से पहले आपका जो कॉमन पार्ट है वो बिल्कुल यहां पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब देखो, हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूं तो हमने पहले कम से कम 45 से 46 क्लासें डाली हुई है, जिसमें आपके 90% के आसपास जो हरियाणा जीके है वो मैंने कवर करवा चुका हूं। तो आप वहां पर जो प्रीवियस क्लासें हैं उनको देखते रहिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और इसके अलावा भी हम आगे भी उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं और बहुत प्यारा सेशन ये हमारा होने जा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए प्यारे साथियों, अपना सबसे पहले बात आती है कि भाई हरियाणा में कुल सिविल हॉस्पिटलों की संख्या कितनी रहेगी। तो भाई आपको पता है कि हरियाणा में कुल जिले हैं ही कितने, 22 जिले हैं। तो जो सिविल अस्पताल है उनकी संख्या भी कितनी रहेगी, 22 रहेगी। उसके बाद हरियाणा में कुल उपमंडलीय अस्पतालों की बात करूं तो इनकी संख्या 49 रहने वाली है। हरियाणा में कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात की जाए तो इनकी संख्या 406 रहेगी। और 2022-23 में जो बजट था इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे हरियाणा के बजट की एक क्लास लेके आएंगे जिसमें सारे जो पॉइंट है वो क्लियर कर लेंगे, वो डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक योजना आती है जिसका नाम रहेगा निरोगी हरियाणा योजना। ठीक है, निरोगी हरियाणा। और निरोगी हरियाणा है, अब ये स्कीम क्या है, तो भाई इस स्कीम के तहत जिन भी परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उन परिवारों के स्वास्थ्य की यहां पर जांच की जाएगी। कौन सी स्कीम के तहत, निरोगी हरियाणा स्कीम के तहत। और यह स्कीम कुरुक्षेत्र से लॉन्च की गई थी 29 नवंबर 2022 को। करंट की स्कीम है, ध्यान रखेंगे 29 नवंबर 2022 को। ठीक है, निरोगी हरियाणा। तो ये तीन चीजें यहां पे ध्यान रखेंगे कि निरोगी हरियाणा स्कीम है ये शुरू कब की गई और किस जिले से शुरू की गई और इस स्कीम में क्या चीजें रहेंगे। तो 1,80,000 से कम आय वाले सभी परिवारों के स्वास्थ्य की जो जांच है वो यहां पे की जाएगी। एक देखो हमारे पास आता है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। अगर मैं इस जन आरोग्य योजना की बात करूं तो इसके ऊपर कुल खर्च जो हो चुका है वो 613.66 करोड़ रुपए है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट होगा वो गोल्डन कार्ड कितने प्रदान किए गए हैं। तो आप एक डाटा ध्यान रख लेंगे कि भाई आयुष्मान भारत के तहत लगभग 28 लाख, ठीक है, 28,89,287, 29 लाख के आसपास है। तो पूरा डाटा याद करने की जरूरत ना है, आप 88 समथिंग याद रख सकते हो, 28 लाख समथिंग ध्यान रख सकते हो। 28,89,287 गोल्डन कार्ड है ये प्रदान किए गए हैं। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण योजना आती है ई संजीवनी ओपीडी। अगर मैं ई संजीवनी ओपीडी की बात करूं तो भाई ये योजना 1 मई 2020 को शुरू की गई थी। कौन सी योजना, ई संजीवनी ओपीडी योजना। अब इस योजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हम घर पर ही वीडियो कॉल के माध्यम से लाइव चैट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं डॉक्टर को, और अपने जो स्वास्थ्य की क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य की सलाह वीडियो कॉल और लाइव चैट के जरिए ली जा सकती है। किस योजना के तहत, ई संजीवनी ओपीडी योजना जो 1 मई 2020 को शुरू की गई थी। उसके बाद आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगर मैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, इसकी शुरुआत 2013 में झुग्गी झोपड़ी बेसहारा और सड़क पर रहने वाले, मतलब आपको यह ध्यान रखना कि राष्ट्रीय जो हमारी शहरी स्वास्थ्य मिशन है ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, तो जो बेसहारा लोग हैं उनको स्वास्थ्य मुहैया करवाने के लिए 2013 में इसको शुरू किया गया था। इस डाटा को हमने पहले भी पढ़ा है और मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। नवजात मृत्यु दर कितनी है,
19 है। शिशु मृत्यु दर कितनी रहेगी? 28 रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है मातृ मृत्यु दर। और मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 110, यानी कि जो महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय जिनकी मृत्यु हो जाती है, ये उसकी बात है, समझ गए? तो ये कितनी हो जाएगी? 110। लिंगानुपात हरियाणा की अगर बात करें तो बच्चों का जो लिंगानुपात है वो फिलहाल 915 917 के हेरफेर में है। अपनी रिपोर्ट में इसको 915 बताया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डाटा कि भाई हरियाणा में आशा वर्करों की संख्या कितनी रहेगी। आशा वर्करों की संख्या कितनी रहेगी? तो ये 20,382 आशा वर्कर हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि भाई रेवाड़ी में एम्स बनने जा रहा है। एम्स की आपसे स्थापना पूछ ले हरियाणा के किस जिले में? रेवाड़ी में, ठीक है, रेवाड़ी में। तो ध्यान रखेंगे रेवाड़ी में एम्स। उसके बाद महिला और बाल विकास, महिला और बाल विकास है, ये टोटल उसी का तो है भाई। ये जो डाटा बताया महिला बाल विकास निगम के तहत आता है और इसमें जो खर्चा है अभी तक 1152.59 करोड़ किया जा चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को तो बच्चा बच्चा जानता है। किसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत जिले से की थी, ठीक है। बहुत ही हमारी जो सक्सेस योजना ये रही है, कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब देखो पूछा ये जाएगा ये शुरुआत में हरियाणा के कितने जिलों में लागू की गई थी? तो ये योजना हरियाणा के शुरुआत में 12 जिलों में लागू हुई थी। कब? 12 जिलों में। और सबसे लास्ट में यानी कि कौन से जिले में लागू हुई? तो आप ध्यान रखेंगे शुरुआत में 2015 में 12 जिले में, अगले ही साल 8 जिलों में लागू कर दिया गया था इसको, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो जिला ऐड किया गया था वो मेवात ऐड किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसका भाई साहब नाम बदल दिया गया है, ठीक है। क्या था पहले? तो इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना चली थी कांग्रेस के समय की, और इस योजना का नाम बदल के मॉडिफाई कर दिया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। 2017 में नाम बदला गया, ध्यान रखेंगे। और इसकी जो मतलब इस योजना को जो चलाया गया था वो क्यों चलाया गया था? तो ये देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एचएससी के एक पेपर में पूछा गया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2013 में आया था। इसी के अनुरूप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो इंदिरा गांधी को रिप्लेस किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है भाई? जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उसको दूध पिलाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। मतलब गर्भवती महिला, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि मातृत्व वंदना जो गर्भवती महिलाओं के लिए। अब देखो इसके लिए सरकार राशि देती है, 5,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3 किस्तों में। वन स्टॉप सखी योजना ये किसके लिए आई थी? ये आपसे पूछ लेगा। अब देखो जिसकी मैंने डेट लिख रखी उसकी डेट इंपोर्टेंट रहेगी, नहीं लिख रखी तो डेट याद रखने की जरूरत ना है। कितनी की डेट याद करते फिरोगे? कुछ ही योजनाएं हैं जिनकी डेट पूछी जाती है और उनकी मैंने यहां पे लिख रखी है, ठीक है। अब देखो वन स्टॉप सखी योजना की बात करें तो हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सभी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। जो भी भाई महिलाएं हैं हिंसा से पीड़ित, पारिवारिक हिंसा हो, किसी भी प्रकार की महिलाओं को हिंसा हो, उससे उनको क्या करवाया जाएगा? सुविधा प्रदान की जाएगी। किस योजना के तहत? वन स्टॉप सखी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना मोस्ट इंपोर्टेंट योजना, ये भी 2015 में शुरू की गई थी। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके साथ रिलेट कर लेना आपकी बेटी हमारी बेटी। अब इस योजना को शुरू किए जाने का उद्देश्य है, आपको पता ही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो सबसे कम था, ठीक है। अब इस लिंगानुपात में सुधार करने के लिए, समाज की सोच को बदलने के लिए, घटते लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए, तो इसी घटते लिंगानुपात की समस्या को कम करने के लिए समाज की सोच को बदलना था आपकी बेटी हमारी बेटी। इस योजना के तहत क्या था? तो मेरे भाई अनुसूचित जाति व गरीब परिवार की प्रथम बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए ये राशि इंपोर्टेंट रहेगी। अनुसूचित जाति और गरीब परिवार, जबकि किसी को दूसरी बेटी का जन्म होता है, चाहे वो फिर किसी भी जो वर्ग है, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, दूसरी बेटी के जन्म पर सभी वर्ग इसमें शामिल हो जाएंगे। 21,000 रुपए दिए जाएंगे। आपकी बेटी हमारी बेटी, वर्ष 2015। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, ये भी भाई 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसमें क्या है कि भाई बेटी की किस्त बांधी जा सकती है, ठीक है। मतलब एक किस्त डाकखाने में खाता खुलेगा उसका, और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है ना वो थोड़ी हाई रहेगी। किसकी? सुकन्या समृद्धि खाता योजना।
और ध्यान रखेंगे इसमें कब तक इन्वॉल्व हो सकता है, तो बेटी का जन्म हुआ है, जन्म से लेकर और ध्यान रखेंगे 10 वर्ष की आयु तक यहां पर खाता खोला जाएगा। जब बेटी की 10 वर्ष की आयु होगी तब तक खाता खोला जाएगा और उसके बाद जैसे वो मैच्योर होगी तो ये पूरे का पूरी राशि है वो उसको प्रदान कर दी जाएगी। उसके बाद आगे हमारे पास आता है प्रथम वित्त आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एचएससी सीटी में आया था, ये सी ग्रुप में। देखो प्रथम वित्त आयोग की अगर बात करें तो 31 मई 1994 को स्थापना हुई थी। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है वित्त निगम अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो आंसर चेंज हो जाएगा, फिर आएगा आपका 1967। जबकि हमारे जब एचएससी ने ये सॉरी अपना एनटीए ने जब ये पूछा सीटी में तो 1967 भी दे रखा था और शायद 94 में भी दे रखा था। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस करके कि भाई हरियाणा में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना तो 31 मई 1994 को, जबकि वित्त निगम की स्थापना ये 1967 को। अब देखो हरियाणा के जो छठे वित्त आयोग, आपको पता है छठा वित्त आयोग गठित हो चुका है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है जिसका नाम है पी राघवेंद्रम राव रहेगा। क्या रहेगा? पी राघवेंद्र राव रहेगा। किसके? हरियाणा के छठे वित्त आयोग। इसके अलावा हरियाणा के वित्त आयुक्त 2021 में चर्चा में थे ये व्यक्ति, ध्यान रखेंगे, और इसका नाम था पीके दास। पीके दास कौन रहेंगे? वर्तमान में हरियाणा के वित्त आयुक्त। दीन बंधु ग्राम उदय योजना। अब देखो दीन बंधु ग्राम उदय मतलब कि गांव का उदय करना, गांव का विकास करना, गांव में सामाजिक आर्थिक जो भी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि भाई इस योजना के तहत हरियाणा सरकार 3000 से लेकर 10,000 लोगों की आबादी वाले हरियाणा में टोटल ऐसे 1500 गांवों का विकास करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के मात्र 1500 गांव इस योजना के तहत आएंगे, दीन बंधु ग्राम उदय योजना। और इस योजना के तहत सरकार गांव में शहर की तर्ज पर आर्थिक और सामाजिक बुनियादी सुविधा प्रदान करेगी। गांवों का विकास शहर की तर्ज पे 3000 से 10,000 आबादी वाले 1500 गांवों का किस योजना के तहत? दीन बंधु ग्राम उदय योजना। और उसके बाद 2023-24 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये डाटा भी इंपोर्टेंट हो जाएगा, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। उसके बाद आता है महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। अब देखो नाम से पता चल रहा है ग्रामीण बस्ती, जो यानी कि जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है यह योजना। विकसित कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगी और इसके लिए 30 करोड़ राशि का प्रावधान है। इतनी इंपोर्टेंट है नहीं योजना। उसके बाद आता है हरियाणा स्वर्ण जयंती महासंग्राम योजना। अब देखो स्वर्ण जयंती की अगर आपको बात करें, हरियाणा स्वर्ण जयंती योजना है। हरियाणा के स्थापना दिवस 1 नवंबर को शुरू की गई थी और इसके तहत 10,000 से अधिक आबादी वाले जो भी हमारे गांव होंगे उन गांवों में सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट और कैमरे हैं ये लगाए जाएंगे। ठीक है भाई, और ये अपना चैनल है कुरुक्षेत्र, इसको भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, आप वीडियो देख लेते हो, क्लास देख लेते हो, फिर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते, और आप सब्सक्राइब नहीं करते तो दोबारा से आप कैसे सर्च करोगे? ठीक है, क्योंकि आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में सर्चिंग में दिक्कत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर सर्च नहीं होता है। ठीक है, जो अपने पास व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, सर चैनल सर्च नहीं होता है। तो भाई ये अपना आधा कुरुक्षेत्र ना, आधा हिंदी में है आधा इंग्लिश में है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगली वीडियो के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। भाई मैं दिन रात मतलब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं इन चीजों के लिए। ठीक है, मतलब एक तो ये है कि भाई पूरी किताब पढ़ा दो, आप देख भी रहे होंगे यूवीएस में ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो। अब कल ये लगा लो पिछले 3 दिन से मैंने पूरा उसका सीटी का जो नोटिफिकेशन देखा, जो सिलेबस दे रखा है और उसमें क्या क्या चीजें पूछ सकता है, तो उसका पूरे का एनालाइज किया है बैठ के आराम से फ्री माइंड होके। और मैं रियलिटी बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 7 या 10 क्लास से होंगे, उसमें यूवीएस कंप्लीट, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर दिया तो। वैसे तो भाई कहीं से पूछ ले, जो सिलेबस मेंटेन कर रखा है वो 10 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि भाई स्मार्ट स्टडी करनी है, मतलब इतना पढ़ो जो पेपर में आए। ठीक है, इतना पढ़ोगे कितना याद रखोगे? अब योजना इनकी सारों की डेट याद रखने लग गए तो कितनी याद रखोगे? पजल हो जाओगे। अब जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखा जाता है, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में छोड़ने के होते हैं और कुछ करने के होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो स्वामित्व योजना की बात करें, ये तो बता दिया स्वामित्व योजना, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि आपके सभी के ड्रोन के माध्यम से पूरे हरियाणा की तस्वीर ली गई थी गांवों की, कि भाई जो भी हमारे लाल डोरा का नाम सभी ने आपने बड़े बुड्ढों से सुना होगा,
कि भाई लाल डोरा के अंदर कोई भी रजिस्ट्रियां नहीं होती थी, लेकिन अब हरियाणा में लाल डोरा के तहत जो भी आते हैं उनकी भी जो रजिस्ट्रियां हैं वो कर दी गई है, बिल्कुल मुफ्त में की गई है। तो स्वामित्व योजना है, लाल डोरा से मुक्त हरियाणा कर दिया गया है। और लाल डोरा से मुक्त हरियाणा है, और इसमें कितने गांव, ये ध्यान रखेंगे 6260 गांव इस योजना के अंतर्गत आ चुके हैं मेरे भाई हरियाणा में। उसके बाद अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार सर्जन, जो अपनी एसटी कैटेगरी है उनके लिए सरकार रोजगार सर्जन कार्यक्रम लेके आई थी, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2017 में। 2017 में अब ये क्या है, अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार सर्जन। तो आपने देखा होगा कि भाई जो अनुसूचित जाति हैं उनको कुछ रोजगार दिया जाए, और उसके लिए गांव में 1 से लेके 6 जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति यहां पर की जाएगी। ठीक है, 1 से लेके 6 जो सफाई कर्मचारी है गांव की जो सफाई करते हैं उनकी नियुक्ति इसी कार्यक्रम के तहत की गई थी। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी हरियाणा विकास संस्थान, मतलब ये हरियाणा विकास नहीं आएगा, ये हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान आएगा। मैं इधर लिख देता हूं, ये आएगी हमारी हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। अगर मैं हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की बात करूं तो बहुत महत्वपूर्ण मेरे भाई संस्थान है, ये हमारी नीलो खेड़ी में रहेगी। कहां पर रहेगी, नीलो खेड़ी। और ध्यान रखेंगे नीलो खेड़ी है, यहीं पर हरियाणा का सर्वप्रथम सबसे पुराना सबसे बड़ा पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी रहेगा, जो कि करनाल जिले में आता है। और ध्यान रखेंगे हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1990 में। उसके बाद इस योजना के मतलब इस संस्थान को अपने 23-24 के लिए 5 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है। ये हरियाणा के गांवों का विकास करेगी, गांवों को आदर्श गांव बनाएगी। आदर्श गांव योजना आपने सुनी होगी, ठीक है, मतलब गांवों का विकास करना, आदर्श गांव का दर्जा देना, ये सब इसी संस्थान के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहां पर जो अच्छा ये साझेदारी है भाई, साझेदारी केंद्र और राज्य 50-50% की है, जो इतनी खास नहीं है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण योजना है भाई, ये तरह तरह के एग्जामों में पूछी जाती है, सेंट्रल लेवल के एग्जामों में पूछी जाती है, और इस योजना का हम करते हैं वो ऑपरेशन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि ये जो आपने नाम सुना होगा मनरेगा का, कौन सी, मनरेगा योजना, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। अब देखो जब इसकी शुरुआत की गई थी, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो ये किसके नाम से की गई थी, नरेगा के नाम से की गई थी, यानी कि इसके नाम के आगे महात्मा गांधी नहीं था। और ध्यान रखेंगे नरेगा जो एक्ट आया था ये 2005 में आया था। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पढ़ेंगे। और देखो इसमें कौन शामिल हो सकते हैं, तो इसमें अकुशल कार्य करने वाले वर्कर्स, जिसको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, अकुशल कार्य वाले व्यक्ति। और ये विश्व की सबसे बड़ी स्कीम थी, विश्व में आज तक ऐसी स्कीम नहीं बनी है मेरे भाई, जो अपने हरियाणा में 2005 के एक्ट में बना दी गई थी। कौन सी योजना, नरेगा योजना, ठीक है, नरेगा एक्ट 2005 में आया। उसके बाद 100 दिन साल में काम की गारंटी, 100 दिन आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। अगर 100 दिन काम उपलब्ध नहीं होता है तो भी आपको उस चीज की पेमेंट सैलरी मिलेगी। तो यहां पे 100 दिन काम की गारंटी है। अब प्रत्येक दिन के लिए रुपया कितना मिलेगा, तो आपने देखा भी होगा ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दे रखा है हमारे संविधान के भाग 4 में, जो 36 से 51 तक दिए हुए हैं, कि भाई जो अनुच्छेद 41 है वो ये कहता है कि भाई जो हमारी राज्य है उस राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को कार्य मुहैया करवाए, रोजगार देना ये राज्य का कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है। 42 नंबर आर्टिकल में ये कह रखा है कि भाई और जो रोजगार है ना वो कैसा मानवीय होना चाहिए, मतलब मानव उसको आसानी से कर सके। और 43 में काम करवा लिया उसके लिए मेहनताना मजदूरी भी होनी चाहिए। तो ये 100 दिन काम की गारंटी है। और प्रतिदिन कितना मिलेगा, 182 रुपए मिलता था, लेकिन अब इस रुपए को आज के दिन वर्तमान में बढ़ा दिया गया है, 202 रुपया मिलता है। ध्यान रखेंगे कितने रुपये मिलते हैं, 202 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। और उसके बाद एक कंडीशन ये लगाई है कि 1/3 महिलाओं को भी काम देना इस योजना के तहत जरूरी है, 1/3 महिला इसमें शामिल होंगी। और इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। एक्ट आया था 2005। और अमूमन ध्यान रखेंगे कोई भी चीज, कोई भी योजना आती है उसका एक्ट 1 साल पहले बन जाता है और योजना 1 साल बाद लागू होती है। कोई रेयर अपवाद मिलेगा जिसमें एक्ट बाद में लागू हुआ हो या साल की साल आया हो। अब देखो इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006, ध्यान रखेंगे
कहां से हुई थी? बंदापाली, अंतापुर जिला, आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुरुआत में भारत के कितने जिलों में लागू हुई थी? तो ध्यान रखेंगे शुरुआत में कुल जिले थे 200। भारत के 200 जिलों में इस योजना को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शुरुआत में भारत के 200 जिलों में लागू हुई थी। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया। मतलब कि नाम के आगे महात्मा गांधी लगा दिया, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के ऊपर 2 अक्टूबर 2009। इस योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य का व्यय का अनुपात है 90.10। ठीक है, 90% केंद्र का, 10 राज्य का। लेकिन बात यह है कोई भी व्यक्ति 5 किलोमीटर के दायरे तक ही उसको कार्य मिलेगा। अगर 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर उसको काम पे भेजा जाएगा तो 10% अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाएगी। और 2023-24 के लिए 450 करोड़ रुपए का यहां पे व्यय बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है विधायक आदर्श ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। जो सांसद ग्राम योजना ना, जो सांसद जो आदर्श ग्राम योजना आई थी ना, उसी के तहत इसकी स्थापना 2000, इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। और इसके तहत सभी विधायकों को क्या करना था? एक एक गांव को गोद लेना था। उसके बाद आगे बात आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये भाई कृषि सिंचाई योजना 2015 को आई थी। इसका जो पर्पज था, उद्देश्य था, वो प्रत्येक खेत तक, हर खेत तक पानी मुहैया करवाना, हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से 2023-24 में यहां पर 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और उसके बाद आता है स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे ये पूछ लेगा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 राष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा का जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहिए सर हरियाणा का स्थान है ये 5वां स्थान हो जाएगा। कौन सा? 5वां स्थान। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई। तो भाई एक क्लास और रहेगी, उसके बाद हमारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहां से। अब जैसे ही कल कंप्लीट होगी तो परसों शुरू से लेके लास्ट तक आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा। और उसके बाद जो ये पीडीएफ है आपकी, जो 15-16 पेज की जो बनी है, इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पीडीएफ कहां पे और किस प्रकार से आपको मिलेगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे। उसके बाद कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना भी भाई बहुत जरूरी है। अब देखो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भूकंप की निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? यहां पे हरियाणा की यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। और ध्यान रखेंगे ये हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी होगी? तो आप कहेंगे सर ये हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। हरियाणा का दिख रहा है, हाँ, हरियाणा का केंद्रीय विद्यालय ये रहेगा। और ध्यान रखेंगे अगर मैं हरियाणा के केंद्रीय विद्यालय की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। कहां पर रहेगा ये? महेंद्रगढ़ में रहेगा। उसके बाद इसके कुलपति महोदय कौन है? तो इसके अगर कुलपति की बात की जाए तो वो टंकेश्वर का नाम ध्यान रख लेंगे, प्रोफेसर टंकेश्वर। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? टंकेश्वर, ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, प्रोफेसर टंकेश्वर हैं, ये इसके कुलपति महोदय होंगे। ठीक है जी। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी पढ़ाई थी मैंने आपसे, गुरुग्राम। देखो यही खास बात होती है, पुरानी चीजों को नहीं बोलना है। और गुरुग्राम विश्वविद्यालय की अगर अपन बात करें तो इसके कुलपति कौन है? एक हमने लुवास के बारे में बताया था। ठीक है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसके कुलपति कौन है? तो आप कहोगे दिनेश कुमार का नाम बताओगे आप, किसके लिए? गुरुग्राम विश्वविद्यालय के लिए। गुरुग्राम विश्वविद्यालय की स्थापना, इसके कुलपति कौन होंगे? तो वो होंगे हमारे दिनेश कुमार। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए लुवास के बारे में तो विनोद कुमार वर्मा का नाम ध्यान रखेंगे। यहां पर किसका नाम है? विनोद कुमार वर्मा का नाम ध्यान रखेंगे। बेंगलोर की तरफ से हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी को A+ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को A+ जो ग्रेड है इसका सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो वो ध्यान रखेंगे यूनिवर्सिटी रहेगी गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में रहेगी। स्थापना इसकी हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। इसके अलावा एक हरियाणा का खेल विश्वविद्यालय रहेगा जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आप पढ़ते हो। हरियाणा का खेल विश्वविद्यालय मैं यहां पे लिख देता हूं, खेल विश्वविद्यालय जो आज यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जो कि हमारे राय में रहेगी सोनीपत में। और ध्यान रखेंगे इसके कुलपति महोदय है, तो इसके जो कुलपति है वो स्टार्टिंग में तो कपिल देव को बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में इसके कुलपति महोदय हैं वो SS देशवाल रहेंगे। कौन रहेंगे? SS देशवाल का नाम है
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को पढ़ते चलिए। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी 1970 हिसार में स्थापित हुई थी। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी, 1956 कुरुक्षेत्र में स्थापित हुई थी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में रहेगी, जो कि 2014 को स्थापित हुई थी। इसके साथ 2014 को चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में स्थापित हुई थी, और 2003 को जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी वो ताऊ देवीलाल के नाम से सिरसा में स्थापित हुई थी। आईजीयू यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में रहेगी, 2013 में स्थापित हुई थी। एमडी यूनिवर्सिटी 1976 में कहां पर है, रोहतक में स्थापित हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा की किस योजना को जम्मू कश्मीर अपने यहां पर लागू करेगा? तो भाई हरियाणा की कौन सी योजना है जो जम्मू कश्मीर लागू करेगा? तो आपको पता है ना भाई, अपनी हरियाणा सरकार ने दिमाग सड़ा रखा है, पिप्पी 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 पिप्पी, ठीक है। तो समझ गए, तो वो कौन सी परिवार पहचान पत्र, इसको लागू करेगा कौन? जम्मू कश्मीर लागू करेगा, ठीक है। और इसके अलावा चलो इनको तो फिर कर लेंगे। देखो जी, इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो हरियाणा की एक हमारी मुक्केबाजी प्रबंध प्रणाली है, वो ध्यान रखेंगे। क्या? हरियाणा की मुक्केबाजी प्रबंधन प्रणाली की, भाई इनका हम प्रबंधन कैसे करते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग का पावर हाउस अपने भिवानी को कहा जाता है। तो ये जो प्रबंधन प्रणाली है, इस प्रणाली को अपने यहां पर कौन शुरू करेगा? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य अपना रहा है इसको? तो भाई हरियाणा की मुक्केबाजी प्रबंधन प्रणाली है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको अपनाने का काम किया गया है। एक मुफ्त पासपोर्ट, ठीक है, एक हरियाणा सरकार ने मुफ्त पासपोर्ट योजना शुरू की है। मुफ्त पासपोर्ट योजना, इस योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं? तो आप कहेंगे इसका लाभ वो छात्र उठा सकते हैं जो उच्च शिक्षा के लिए, वे छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा कहां से ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा विदेश जाकर प्राप्त करना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए कौन सी योजना सरकार लेके आई है? मुफ्त पासपोर्ट योजना, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखेंगे एक योजना, जो कि हमारी वो योजना क्या, एक वेबसाइट है, और वो वेबसाइट है जिसका नाम होगा जमाबंदी, ठीक है, जमाबंदी.nic इन। ये पूछ लेता है, पता नहीं एग्जामिनर का दिमाग कहां पे सटक जाए, एक एक चीज ध्यान रखनी है। अब इसके तहत पता है क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले भाई लोगों को अपने फर्ज निकलवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी दफ्तरों के, उसके साथ साथ फर्ज निकलवाने के लिए पैसे भी देने पड़ते थे, ठीक है, रिश्वत भी चलती थी, भ्रष्टाचार भी चलता था। उसी को खत्म करने के लिए जमाबंदी.nic जो साइट है, इसकी शुरुआत की गई है। और यहां से किसान अपनी क्या कर सकता है, डिजिटल जो फर्द है उसको प्राप्त कर सकता है, ठीक है, किस साइट से? जमाबंदी.nic इन से। उसके बाद शौचालित राशन कार्ड योजना है, ये भी किसके द्वारा शुरू की गई है? अगर आपसे पूछ ले शौचालित जो राशन कार्ड योजना है, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये योजना भी हरियाणा सरकार के द्वारा। और इस योजना का लाभ कौन उठाएंगे? बीपीएल परिवार के लोग, उनका ऑनलाइन राशन कार्ड बनेगा, ठीक है। तो उन्हीं के लिए है, राशन कार्ड से संबंधित बीपीएल लोगों के लिए होगी कौन से? शौचालित, ठीक है। अब हरियाणा सरकार ने पिप्पी वगैरह ऐसी चलाई, पूरा हरियाणा बीपीएल में घुस दिया, ठीक है। सबके बीपीएल कार्ड बन रहे हैं, जिनको नौकरी भी है, जमीन भी है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है, सभी का बीपीएल बना दिया। हमारा कोई भी कार्ड नहीं बनाया, ना बीपीएल बनाया, ना गुलाबी बनाया, ना हरा बनाया, ठीक है, ना आयुष्मान कार्ड बनाया, समझ गए, कोई सा कार्ड ही नहीं बनाया। अब पता नहीं कई बार ग्रीवेंस डाल ली, कोई एक्शन नहीं लेता, तो लगता है मेरे को एक वीडियो बनानी पड़ेगी इसके ऊपर, समझ गए। चलो भाई आगे। उसके बाद हरियाणा की सभी अदालतों का आदेश कब से हिंदी में मिलेंगे? हरियाणा को मतलब कि अपनी जो अदालत है ना, उसमें जो कार्रवाई है वो इंग्लिश में हुआ करती थी। अब हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो है ना तमाम क्या होंगे, तो हमारी जो सारी अदालत है उनके आदेश, उनमें जो कार्रवाई होगी वो हिंदी में होगी। और ये कब से शुरू हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये अब 2-3 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है जी, 1 अप्रैल 2023 से। और ये हिंदी में हो जाएगा तो भाई मैं तो एलएलबी कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में था इसीलिए नहीं कर रहा था, मेरा बड़ा मन है एलएलबी करने का, एडवोकेट बनने का, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2023 को कौन सी? हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा में। अब देखो आपसे ये पूछ ले कि भाई हरियाणा में जो राजभाषा अधिनियम है वो कब आया था? हरियाणा राजभाषा अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब हरियाणा राजभाषा अधिनियम के बारे में पढ़ोगे तो आप क्या कहोगे?
सर ये आया था 1969 में। 1969 डेट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। हरियाणा में बहुत सारे कार्य हुए थे 1969 में, ठीक है। एक हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना भी 1969 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा राजभाषा अधिनियम आया था। और हरियाणा की राजभाषा क्या है, तो आप कहेंगे सर हिंदी है, हिंदी हिंदी है, हम हिंदी है वतन, ठीक है भाई। हरियाणवी बोली है, हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा पूछ ले वो हरियाणवी रहेगी। हरियाणवी कहां से निकली है, पश्चिमी हिंदी से निकली है। हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा बंसीलाल ने बना दी 1970 में, नाम उसका तमिल था। तमिल का दर्जा 2004 में खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा, ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा। और वर्तमान में हरियाणा की दूसरी राजभाषा पंजाबी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2010 में लेके आए थे, याद रख लेंगे मेरे भाई। उसके बाद आगे चलो, किस रेलवे जंक्शन पर देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा। भाई देश की पहली बात हो, राज्य की पहली चीज हो, विश्व की पहली चीज हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अभी तो हम हरियाणा का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो अपने हरियाणा में और देश की पहली चीज, तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। अब अगला पूछे ना पूछे वो उसके ऊपर डिपेंड है। वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक है, मां सरस्वती विराजमान हुई तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस रेलवे जंक्शन पर देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। वो बनेगा कहां पर है, जींद में। कहां पर बनेगा, जींद में। और इसके लिए तकरीबन 120 करोड़ जो रुपए हैं वो आवंटित किए गए हैं। कुल राशि भी ध्यान रखेंगे, राशि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कुल राशि कितनी, तो आप कहेंगे सर 120 करोड़। और इसके अलावा जो हमारी पहली हाइड्रोजन डेमो रेल है वो कहां पर चलेगी, हाइड्रोजन गैस की प्रथम डेमो रेल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस की प्रथम डेमो रेल। प्रथम डेमो रेल ये कहां से कहां तक चलेगी। और भाई साहब भारत की सीएनजी से चलने वाली पहली ट्रेन, सीएनजी से चलने वाली प्रथम ट्रेन ये कहां से कहां तक चली थी, ठीक है। तो सीएनजी का तो सभी को रटा पड़ा होगा क्वेश्चन कि जो सीएनजी है ये कहां से कहां तक चली थी। तो आप कहोगे सर ये रेवाड़ी से इसको हरी झंडी दी थी सुरेश प्रभु ने, ठीक है, 2015 में। और ये रोहतक तक गई थी मेरे भाई, कहां तक गए, रोहतक तक गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सीएनजी ट्रेन जो अपने भारत में पहली सीएनजी ट्रेन है वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से लेकर रोहतक जिले तक 2015। हाइड्रोजन गैस प्रथम डेमो रेल की बात करें तो मेरे भाई जींद जिले से जाएगी ये और हरियाणा के सोनीपत जिले तक जाने का काम करेगी। जींद से कहां तक जाएगी, सोनीपत जिले तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद देश का प्रथम तीरंदाजी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का प्रथम तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस जो सेंटर है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हमारी हाइड्रोजन की पहली ट्रेन जींद से सोनीपत चलेगी उसी प्रकार से आप इसको ध्यान रख लेंगे कि जी ये जो परफॉर्मेंस सेंटर है ये भी हमारी गोल्डन सिटी सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर है, सोनीपत में। और भाई हरियाणा में रेल की परियोजनाओं के लिए जो कुल ऋण मंजूर किया है, रेल परियोजनाओं के लिए हरियाणा में कुल ऋण जो मंजूर किया है वो 1040 करोड़ रुपए हो जाएगा। कितना, 1040 करोड़ रुपए हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, रेशनलाइजेशन आयोग का चेयरमैन किसे बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अब जितने भी आयोग है ना, जैसे मैंने आपको जब शुरू करवाया था ना, भूल गए शुरुआत में जब हमने 2-4 क्लास से ली थी हरियाणा जीके की, जब बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, तो उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। दिल से आप लोगों को धन्यवाद प्रदान करता हूं कि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया। और कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा, आपने 45-40 क्लास से हमारे साथ की थी हरियाणा जीके की, तो उसमें एक बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन होता चला गया था। लेकिन फिर इनको इतना याद हो गया, फिर ये कमेंट करने लग गए, बोले गुरुजी अभी इसको थाम दो, कुछ और पढ़ाओ, अभी हमारे सब कुछ याद हो गया है। फिर मैंने रोक दिया, ठीक है। वो बड़ी बेहतरीन क्लास हुआ करती थी, सब कुछ ऐसे ये वहां पे रहेगा। तो मेरे भाई इसी प्रकार से वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं डेट आपको याद करवा दूंगा, और जितनी महत्वपूर्ण डेट थी वो याद कराने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन अब भी आपका एग्जाम कभी भी हो, उस सीरीज को हम दोबारा से उठाएंगे
ठीक है, ये पूरा हो जाता है, फिर उस सीरीज को उठाएंगे दोबारा से, तो वो सारी डेटे आपको कवर करवा दी जाएगी। इसी प्रकार से जितने चेयरमैन है, एक एक चेयरमैन आपको रटवा दूंगा। कैसे रटे जाएंगे, तो पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था उसी के बारे में चर्चा करते हैं। आप कहेंगे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के बारे में पढ़ा था। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, इसके जो हेड हैं वो कौन है, उनका नाम बताएंगे। ठीक है जी, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन का नाम, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन रहेंगे। हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग के जो चेयरमैन हैं इनका नाम बता देंगे। एक हमारे पास आता है हरको बैंक, हरको बैंक, और हरको बैंक के जो चेयरमैन हैं इनका नाम बता देंगे क्या रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है हरियाणा का राजस्व विभाग, हरियाणा का राजस्व विभाग, इसके चेयरमैन कौन रहेंगे। हरियाणा का राजस्व विभाग, चलो इतने के बता दो, इतने अगर आप बता दोगे काफी रहेगा। ठीक है, एक और अगर आप देखना चाहो तो हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा बीज विकास निगम, इसके जो चेयरमैन हैं ये कौन रहेंगे। बीज विकास निगम के चेयरमैन हैं ये कौन रहेंगे। तो भाई ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनके बारे में आप फटाफट से कमेंट में आंसर कर देंगे। ठीक है जी, अब देखो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, जो आपको याद आता जाए वो आप लिखाते जाओ, बात बन जाएगी। अब देखो जी, आप उनको सबसे आसान लगता था हरको बैंक, ठीक है, इसके आप अरविंद यादव पढ़ते थे, लेकिन वो बदल गए हैं। अरविंद यादव जो बन गए हैं ना वर्तमान में पर्यटन विभाग के बन गए हैं। अरविंद यादव को यहां से उठाकर कहां फेंक दिया, पर्यटन विभाग में। अब हरको बैंक के कौन बन गए, तो आप कहेंगे सर यहां पर हुकम सिंह भाटी, दो याद हो गए आपको, हुकम सिंह भाटी। उसके बाद हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की अगर बात करें तो यहां पे एक नाम आता है और वो रहेंगे हमारे पास धर्मवीर मिर्जापुर। क्या नाम रहेगा, धर्मवीर का नाम ध्यान रखेंगे, मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से संबंधित होंगे। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, इसकी अगर मैं बात करूं तो बालकृष्ण अग्रवाल का नाम यहां पर आएगा। किसका नाम आएगा, तो आप कहेंगे सर बालकृष्ण अग्रवाल का नाम आएगा। उसके बाद हरियाणा का राजस्व विभाग की वीएस कुंडू का नाम ध्यान रखेंगे, वीएस कुंडू का नाम ध्यान रखेंगे। हरियाणा बीज विकास निगम के लिए सुमित राणा का नाम ध्यान रखेंगे। किसका, सुमित राणा का नाम ध्यान रखेंगे। और ये जो रेशनलाइजेशन है इसके राजन गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं, राजन गुप्ता। और जो हमारे एक श्रवण कुमार है जो गौ सेवा आयोग के, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहेंगे श्रवण कुमार। ठीक है भाई, उसके बाद हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन देने, यह भी बता देना, बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन प्रदान किया जाएगा और वो होगी हमारी स्वचालित राशन कार्ड योजना। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है खेलो इंडिया यूथ गेम अंडर 19 में हरियाणा की महिला टीम ने किस राज्य को पराजित करके स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। किस राज्य को इन्होंने पराजित किया है, तो ध्यान रखेंगे वो राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है जी, मध्य प्रदेश का नाम ध्यान रखेंगे। इसके साथ जो हमारी 65वीं जो हुई थी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें 2 पदक एक खिलाड़ी ने प्राप्त किए हैं। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है जी, इसमें कितने पदक है, 2 पदक प्राप्त किए हैं। और 2 पदक पाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका क्या नाम होगा, तो मनु भाकर का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कि झज्जर जिले से आती है, मनु भाकर का नाम है, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना था। अगर मैं आपसे बात करूं हॉकी का वर्ल्ड कप अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, उसमें हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो आप कहेंगे हॉकी वर्ल्ड कप में हरियाणा के कितने खिलाड़ी आ जाएंगे, तो हॉकी वर्ल्ड कप में हरियाणा के 5 खिलाड़ी, कितने, 5 खिलाड़ी आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद चलेंगे आगे, बस हो गया। ठीक है, अब देखो जी आज कुछ थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक है, और अलग कर लेते हैं तो एक जिले का मेन दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक जिले की मेन चीजें हम देख लेते हैं और मैं आपके सामने करनाल जिले की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताता हूं। ठीक है, तो अभी आपको जाना नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना मतलब कि नया पढ़ता रहना चाहिए, कुछ भी हो पढ़ते रहो। ठीक है,
अब देखो करनाल की अगर बात करें तो आप क्या कहोगे कि जी करनाल जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, आप सभी जानते हैं जी पुराना नाम है करनाल्य हुआ करता था। ठीक है जी, करनाल्य। करनाल को किसके नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको धान को कटोरा कहा जाता है। ठीक है, धान का क्या कहा जाता है, इसको कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, क्या, हरियाणा का पेरिस इसे कहा जाता है। उसके बाद बात आती है कि भाई ये जो हमारा करनाल है, इस करनाल के ऊपर जो अधिकार किया था जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है, वो कब किया था, तो आप कहेंगे जॉर्ज थॉमस ने इसके ऊपर 1797 में क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, तो भाई अंग्रेजों ने इसके ऊपर कब अधिकार किया, तो 1805 ईस्वी, ध्यान रखेंगे, अंग्रेज करनाल के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। अंग्रेज कहां पर, करनाल पर अधिकार कर लेते हैं। मेरे भाई ध्यान रखेंगे, मैं जो चीजें पढ़ाता हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाना है कि भाई हमारा काम हो गया तो हम छोड़ के चले जाए, क्योंकि ये चीजें हैं ये रिवीजन से याद रहेंगी, अभी डेटे हैं और डेटे पेपर में पूछे जाती है। बाकी आपकी इच्छा है। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसको कैसे बसाया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर करनाल को नवीनतम पद्धति से, करनाल को नवीनतम पद्धति से बसाया गया। नवीनतम पद्धति से क्या किया जाता है, बसाया जाता है। उसके बाद और क्या हुआ, तो मेरे भाई ये वही करनाल है जहां पर सबसे पहले जो हमारी ये अंग्रेजों की जो सैनिक छावनी लगी थी ना, वो यहीं पर लगी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, मलेरिया वलेरिया फैल गया था, तो 1843 में वो अंबाला में कन्वर्ट कर दी थी। ठीक है, इसके साथ और क्या ध्यान रखेंगे कि भाई 1570 ईस्वी में इब्राहिम मिर्जा ने करनाल को लूटा था। इब्राहिम मिर्जा के द्वारा इब्राहिम मिर्जा ने करनाल को लूटने का काम किया। करनाल को क्या किया, लूटने का काम किया। और 1570 में आपसे पूछ ले किसके समय में लूटा, तो आप कहेंगे सर अकबर के समय में इसको लूटा गया। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे इससे संबंधित है, तो भाई इसमें करनाल में हम एक जगह पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा तराउड़ी। तराउड़ी का पुराना नाम आपसे पूछ ले, पुराना नाम है तो आप कहेंगे तरोरी। ठीक है जी, इसको किसने बसाया था, तो आप कहेंगे ये औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने अपने पुत्र आजमाबाद के नाम से, अपने पुत्र आजमाबाद के नाम से। इसके अलावा तराउड़ी का किला पूछ लेगा, तराउड़ी का किला किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे सर 12वीं सदी में बनवाया था। और वो शासक कौन थे, जिसको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था, पृथ्वीराज चौहान। इसके अलावा करनाल में युद्ध लड़े गए, एक तो तराइन में 3 युद्ध हुए थे वो ध्यान रखेंगे। तराइन का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध ध्यान रखेंगे। तराइन का दूसरा युद्ध ध्यान रखेंगे। तराइन का तीसरा युद्ध ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ है एक युद्ध लड़ा गया था करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध आपको पता है 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में, तीसरा युद्ध 1215 1216 में, और करनाल का युद्ध लड़ा गया था 1739 में। युद्ध किन किन के बीच में हुआ, तो पहला तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध है ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। और तीसरा युद्ध है ये यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, जिसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। युद्ध के परिणाम क्या हुए, पहले युद्ध में जो गोरी है ये पराजित हो गया, दूसरे में चौहान पराजित हो गया, और इसमें यल्दोज पराजित हो गए। करनाल का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो वो नादिर शाह का नाम ध्यान रखेंगे। नादिर शाह के साथ किसका नाम ध्यान रखेंगे, तो एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। शायद मैंने एक क्लास में आपसे बताया था कि अपने जो गरीब दास थे छुड़ानी झज्जर वाले, उसने आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसको दिल्ली बुलाया। लेकिन हुआ क्या भाई, ये जो गरीबदास थे ना, इस गरीबदास का कर दिया मतलब कि उधर इन्होंने अपमान कर दिया, अपमान कर दिया, गुस्सा आ गया गरीबदास को। संत तो था ही, ठीक है, तपस्या की थी, बाबा ने पहाड़ों में तप किया, ऐसे बाबा थोड़ी बना है, ठीक है। तो फिर उसने क्या कहा कि आने वाले कुछ समय में ही मुगल साम्राज्य है यहाँ पे दिल्ली में क्या होगी, जो विदेशी घोड़े हैं
उनसे धूल उठेगी यहां पर, मतलब कि आप रौंद दिए जाओगे, विदेशी आक्रमण होंगे, समाप्त कर दिए जाओगे। हुआ भी ठीक ऐसे ही, ठीक है। अगले ही साल 38 की बात है वो, और अगले ही साल आ गया नादिर शाह आक्रमण करने के लिए। कौन? नादिर शाह, हाँ नादिर शाह कौन था? ईरान का नेपोलियन था। कौन था? ईरान का नेपोलियन था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ईरान का नेपोलियन था, कौन है? नादिर शाह। यहां से टोटल 70 करोड़ रुपए की इसने लूट की थी, और तख्ते था उसको लूट के ले गया था, कोई नूर का हीरा लेके गया था, हीरा भागा था, जाते ही कुछ समय बाद तहस महस हो गया नादिर शाह। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। और क्या ध्यान रखेंगे करनाल से? तो भाई करनाल में एक ध्यान रखेंगे असंध, असंध का नाम ध्यान रखेंगे। और ये जो असंध है इसका पुराना नाम असांध्वित होता था, असांध्वित होता था। और ये बताया जाता है राजा प्रशिक्षित की राजधानी, राजा प्रशिक्षित की क्या थी ये? राजा प्रशिक्षित की राजधानी थी कौन सी? असंध हुआ करती थी, जिसको असांध्वित के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर कुछ चीजें आप शिक्षा के बारे में ध्यान रखेंगे। एक जवाहर नवोदय बहुत पूछे जाते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय। अगर मैं करनाल के जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूं तो मेरे भाई ये सागा गांव में रहेगा। कहां पर है? सागा गांव में रहेगा। यहां पर एक हमारे पास क्या आता है? दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ साइंस, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। दीनदयाल के नाम से, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हेल्थ साइंस, ठीक है। और इसकी अगर मैं हेल्थ साइंस की अगर बात करूं तो ये हमारी कुटेल गांव में निर्माणाधीन है, करनाल में, ठीक है। और एक यहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, अगर इसकी बात करूं तो ये कहां पर रहेगा? आप कहेंगे सर अंज सथली में, अंज सथली में स्थापना 2016 में। इसके अलावा और क्या रहेगी? एनडीआरआई की स्थापना जो 1955 में हुई थी, CSSRI सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। DWR डायरेक्टर व्हीट रिसर्च 1978 में स्थापित हुआ था। और अगर यहां पे बात की जाए तो चलो और अगली स्लाइड पे कर लेते हैं। एक फोरेंसिक साइंस लैब रहेगी जो भाई 1973 में स्थापित हुई थी ना, तो रोहतक में हुई, लेकिन इसका वर्तमान में मुख्यालय पूछ लिया जाए तो ये हमारा मधुबन में रहेगा। और ये मधुबन में कब आई थी? 1976 में आई थी। इसके अलावा और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक, ठीक है जी। इस संस्थान का नाम ध्यान रखेंगे। अगर इस संस्थान की बात करूं 1984 में स्थापित हुई थी, करनाल में रहेगी। इसी संस्थान के नाम के पीछे संस्थान की जगह ब्यूरो आ जाए तो 1985 डेट आएगी। बहुत कंफ्यूज करता है और पेपर में पूछा जाता है। अगर गन्ना प्रजनन केंद्र की बात करें वो भी हमारा यहीं पर रहेगा और इसकी स्थापना 1932 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक मंदिर रहेगा और जिसका नाम है बाबा सिमरन दास का मंदिर, सीतामाई मंदिर है ना, हाँ, समाधि स्थल, ठीक है। एक मंदिर रहेगा जिसको हम कहेंगे सीतामाई का मंदिर, ठीक है। सीतामाई मंदिर ये एकमात्र मंदिर पेपर में पूछा जाता है जो करनाल में रहेगा। एक मेला लगता है बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, ये कहां पर लगता है? तो आप कहेंगे सिमरन दास का मेला ये इंद्री में लगता है, इंद्री में लगता है, जिसको हम कच्ची समाधि का मेला भी बोलते हैं, कच्ची समाधि का मेला भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला, तो छड़ियों का मेला कहां पे लगता है? ये अमूपुर गांव में लगता है, ठीक है जी, अमूपुर गांव में। हरियाणा में मेलों का गांव पूछ ले, हरियाणा में अगर आपसे मेलों का गांव पूछ ले तो वो कौन सा होगा? सालवान गांव। कौन सा होगा मेरे भाई? सालवान गांव करनाल होगा। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है यहां से? इस में आपसे आरक्षित सीट, रिजर्व सीट पूछी जा सकती है। आरक्षित सीट कौन सी होगी विधानसभा की? तो वो नीलो खेड़ी होगी। कौन सी? नीलो खेड़ी। और करनाल से विधायक कौन है? तो वो हमारे मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जिले के रूप में गठन पूछ सकता है तो आप कहेंगे इसका 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जनसंख्या पूछी जा सकती है, 15 लाख से अधिक रहेगी, 15 लाख से इसकी अधिक जनसंख्या रहेगी। और हरियाणा में 15 लाख से अधिक जनसंख्या के
5 जिले रहेंगे, जिसमें हम किस किस को पढ़ते हैं। एक तो फरीदाबाद और इसके साथ गुरुग्राम ध्यान रखेंगे, एक हिसार ध्यान रखेंगे और हिसार के साथ भिवानी का नाम है, और 5वां जिला तो हमारा कौन सा हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। वैसे 10 लाख से कम जनसंख्या में पूछ ले, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले हरियाणा में जिले पूछ ले तो ये 6 जिले होंगे। कौन से, आप कहेंगे सर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, उसके अलावा झज्जर, फतेहाबाद, ठीक है, और इसके साथ है हमारा पंचकुला, पंचकुला, और एक जिला होगा हमारा कौन सा, कुरुक्षेत्र। कौन सा, कुरुक्षेत्र। ये पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद आगे इस जिले में और अगर हम बात करें तो और किस चीज के बारे में यहां पे मैं आपको बता सकता हूं, तो एक हमारे गौतम ऋषि आते हैं। कौन, गौतम ऋषि आते हैं, जिनका संबंध कहां से रहेगा, गोंद्र से रहेगा। ठीक है जी, गोंद्र से रहेगा गौतम ऋषि। एक पराशर ऋषि आते हैं, पराशर ऋषि की तपोभूमि भी करनाल हुई है, बहलोलपुर से। कहां से, बहलोलपुर है, यहीं से आएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री है, ये हमारे कहां से थे, तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था लियाकत अली, और लियाकत अली का जो जन्म है वो भी हमारे करनाल की धरती पर हुआ था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मैं किसके बारे में बात कर सकता हूं, शिबा मेगनन के बारे में बात कर सकता हूं। शिबा मेगनन बास्केटबॉल की खिलाड़ी रहेगी, किसकी, बास्केटबॉल की खिलाड़ी रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल्पना चावला के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। कल्पना चावला, इसका जन्म तो करनाल में हुआ था, 1961 में हुआ था। नासा में चयन इसका कब हुआ था, तो आप कहेंगे नासा में चयन हुआ था 1994 में। पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी ये, 1997 में। दूसरी बार कब गई थी, दूसरी बार आप 16 जनवरी 2003 ध्यान रखेंगे। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, वो 1/2/2003 को इसकी मृत्यु हुई थी। कोलंबिया विमान दुर्घटना ग्रस्त होने से इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि कल्पना सौर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कल्पना सौर पुरस्कार। ठीक है जी, सौर पुरस्कार की बात करें, और कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, ये दो अलग अलग पुरस्कार हैं, ये ध्यान रखेंगे। शौर्य पुरस्कार की अगर बात करें तो ये दिया जाता है पर्वतारोही महिलाओं को, पर्वतारोही महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। जबकि अगर मैं सौर पुरस्कार की बात करूं तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी राशि 12.24 लाख रुपए रहेगी, और इसकी राशि है ये मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए रहेगी। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, शायद इसकी यही रहेगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा, और उम्मीद करता हूं चीजें आपको पसंद आई होगी, क्लास बहुत अच्छी आपको लगी होगी, और आज का प्यारा सा सेशन बहुत पसंद आया होगा। और आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है उसके लिए एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, हमारे संदीप तंवर जी ने भी मैसेज किया था, और भी काफी स्टूडेंट थे जिसने पर्सनली मुझे मैसेज किया। वैसे मैं आज भी क्लास लेने के मूड में नहीं था, क्योंकि उन चीजों के ऊपर काम चल रहा था, तो समय है वो कम ही मिल पाता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप करते हो वेट, और आपको वेट ना कराया जाए, इसीलिए आज हमने ये प्यारा सा सेशन ले लिया, और एक एनर्जी से भरपूर सेशन ये हमारा रहा है। इसके साथ बहुत बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको दिया है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो कल अवश्य होगी। ये नहीं है कि अब हम छुट्टी कर लेंगे, जब आज से शुरू ही कर दिया तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को। उसके बाद अगली क्लास में हम बजट को पूरा कर लेंगे। ठीक है, और हरियाणा का करंट अफेयर इसके साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक बेहतरीन तरीके का जो 20% का वेटेज आपके पेपर में है, सभी के पेपर में आएगी 20% हरियाणा जी के। ठीक है, जिसमें बहुत तमाम चीजें आएंगी, तो एक भी चीज आपकी छूटने नहीं दी जाएगी। ईवीएस की बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की, इकोनॉमिक्स, सारे सेक्शन को अपन बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए प्यारे साथियों, अब मेरा आपसे विदा लेने का समय आ गया है। लेकिन आप अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतरीन एनर्जी और बेहतरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।